कि बीआईटी परिसर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को एक सेमिनार के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित तमाम आईएएस और आईपीएस मौजूद थे, जिन्होंने छात्र और छात्राओं को टिप्स दिए। क्या कुछ टिप्स था और कैसे तैयारी छात्र और छात्रा आने वाले दिनों में करें ताकि वो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होकर देश की सेवा कर सके। हमारे साथ जैन साहब है। जैन साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन से बैच के आईएएस अफसर हैं और कैसी इसकी तैयारी कर, जिस प्रकार से छात्र आपको देखेंगे कैसे वो तैयारी करें। जी, मेरा नाम वासु जैन है। मैं 21 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ। अभी मैं बिलासपुर में सहायक कलेक्टर के रूप में पदस्थ हूँ। तो तैयारी कैसे करे छात्र और छात्रा, क्योंकि बहुत सारे एक बच्चे जब आईएएस और आईपीएस को देखते हैं तो वो उनके तरफ बनना चाहते हैं, तो कैसे कदम टू कदम आगे बढ़ाए जिससे कि वो उस पायदान पर पहुंच सके जहां आज आप लोग हैं। जी, आज जैसे चर्चा में भी ये निकल के आया, हमें सबसे पहले एक भीड़ चाल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है या मेरा कोई भाई कर रहा है तो मैं भी ये चीज़ में आगे बढ़ जाऊँ। मेरे पास एक रीज़न होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरे को इस सर्विस में क्यों आना है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड अ जॉब, और वो समझ के हम इस सर्विस में आ रहे हैं, सर्विस का क्या जरूरत है, सर्विस की क्या डिमांड है, सर्विस में कैसा चीज़ें रहेंगी, वो समझ के हमें इस सर्विस में आना चाहिए। सिर्फ एक भीड़ चाल के उसमें ना आए। पर्पस अगर क्लियर हो तो वो एक बहुत ही बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहेगा थ्रू आउट दिस प्रोसेस। अगर हमारे पास ये पता है हमें क्यों बनना है तो हम जो डिफिकल्टी स्टेज में आएगी उसको भी अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे क्लास 9th 10th या 12th के बीच अपने सब्जेक्ट या अपने ड्रीम को चूज कर लेते कि किस जगह उनको जाना है। इस दौरान फेलियर भी बहुत सारे बच्चे थे, कुछ बच्चे पास भी थे, तो उन बच्चों को क्या कुछ मैसेज रहेगा। जी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फेलियर इज एसेंशियल कंपोनेंट या इनहेरेंट फीचर है उसका। मतलब बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, कुछ लोग फेल होंगे, कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, तो इसे फेलियर के तौर पे ना लें। कहना आसान है परंतु लेना मुश्किल है। मेरा भी तीसरे अटेम्प्ट में हुआ है तो 2 बार मैंने भी फेलियर देखा है, और उसमें जो दिक्कतें होती है, जो बुरा फील होता है, वो मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ। परंतु इसमें बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है आपकी मेहनत अच्छी है, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, अगर आप में अंदर से फील आ जाए तो फिर आप मत रुकिए। निश्चित रूप से थोड़ी मेहनत के साथ आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे और ये प्रोसेस पार कर लेंगे। अमूमन बच्चे समझते हैं कि बहुत टफेस्ट एग्जाम है ये इंडिया का, तो क्या कुछ उनके लिए कहना चाहेंगे। मैं इसमें थोड़ा भिन्न राय रखता हूँ। मैं इसे टफेस्ट एग्जाम नहीं बोलता हूँ। टफेस्ट एग्जाम किस सेंस में कहते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बैठते बस इस वजह से टफेस्ट हम इसे बोलते हैं, परंतु ऐसा मैं इसे इतना टफेस्ट नहीं मानता हूँ। मार्केट में जैसे बात चलती कि सब कुछ इसमें पूछा जाता है, उससे मैं थोड़ा भिन्न मत रखता हूँ। हमें पता है कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ चिन्हित किताबें हैं, अखबार हैं, अगर हम उसे नियमित रूप से अच्छे से पढ़ें, चिंतन मनन करें, तो मेरे को नहीं लगता है इस एग्जाम में कुछ इतना दिक्कत आएगा। कोई भी बच्चा इसे आराम क्लियर, थोड़ी मेहनत कर क्लियर कर सकता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई बाधा इसके लिए। बाधा मैं पहले जरूर हुआ करते जब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, मटेरियल अवेलेबल नहीं था, परंतु आज के समय मानता हूँ माइंडसेट ही बड़ी बाधा है। मतलब बच्चे खुद ही मान लेते हैं हिंदी मीडियम में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर हम उस चीज़ को ओवरकम कर पाए, आजकल हम देख रहे हैं हिंदी मीडियम से अच्छे टॉपर्स निकल रहे हैं। इस साल भी, पिछले साल भी मेरे बैच में भी हिंदी मीडियम से अच्छे टॉपर निकले हैं। अच्छा, मैक्सिमम यूपीएससी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सबसे ज्यादा उसमें सेलेक्ट होते हैं। अब दिन प्रतिदिन जो ये ट्रेंड बदलता जा रहा है, देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, तो क्या मत इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं आप। मैं इसे पॉजिटिव रूप में ही देखता हूँ। मतलब एक रीजन यूपी बिहार से इतने बच्चों का आने का ये था कि उनको सिर्फ सरकारी नौकरी ही मतलब उन्हें दिखती थी, परंतु आज के युग में सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों का मिक्सचर होने लगा, तो बच्चे सब जगह जा रहे हैं। तो इस वजह से मेरे को लगता है यूपी बिहार में भी डाइवर्सिटी वो आई है, और जब पूरे देश से अब इसमें आ रहे हैं तो इसका जो एसेंशियल फीचर है ऑल इंडिया सर्विस का फीचर, वो इसमें एनग्रेन्ड हो रहा है, तो ये एक अच्छा चेंज है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए थे सर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो ऐसा कौन सा बच्चा जो 2-4 सवाल आप लोगों से पूछा जो रियल में उनको यूपीएससी के समय जरूरत पड़ा। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जैसे यहाँ पे है मेंटल हेल्थ का, कि जो नकारात्मक फीलिंग होती है उसको कैसे डील करें। दूसरा, फेलियर को कैसे डील करें, वो हमें थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब तैयारी में प्रोसेस में घुसा, ये था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा, बहुत अच्छी रैंक लाऊंगा, परंतु हम हर एक का ऐसा नहीं होता है। तो फेलियर को थोड़ा कैसे उसे डील करें वो बच्चों को शुरू से पता होना चाहिए। थोड़ा उस पर विचार करके इसमें आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग बेसिक ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे बीए बीकॉम या बीएससी, और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आते हैं जो एनआईटी आईआईटी से पढ़ के आते हैं,
तो उनके जो वो तैयारी करते हैं, तो अमूमन हम देखते हैं जो टॉप रैंकर जो आईआईटी वगैरह, तो उनका सिलेक्शन जल्दी होता है रादर देन जो प्लेन ग्रेजुएशन होते हैं। तो उस पर और उनके बीच कुछ डिफरेंस बच्चों को समझाना चाहेंगे आप? मैं इसमें वही बोलूंगा, माइंडसेट बड़ी चीज है। यहाँ पे आईआईटी कॉलेज या आपकी ग्रेजुएशन रोल प्ले नहीं कर रहा है। यूपीएससी में जब आप इंटरव्यू देने चाहते हैं उसके लिए एक 60% जो क्वालिफाइंग मार्क है वो वाला बच्चा और एक आईआईटी का 10 मार्कर बच्चा दोनों बराबर है, उसके लिए दोनों में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस हम खुद अपने मन में क्रिएट करके बैठते हैं कि वो आईआईटी वाला है, मैं तो एक नॉर्मल कॉलेज से हूं, मैं कैसे क्रिएट करूंगा। तो माइंडसेट ही सबसे बड़ा इशू हर्डल है। उस माइंडसेट को क्लियर कर ले तो ना इसमें कुछ छोटा कॉलेज जब ना बड़ा कॉलेज, ये परीक्षा एक इक्वलाइजर है। कैसे बच्चे तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों का सेमिनार बच्चे अटेंड किए, तो कैसे तैयारी करें और कैसे वो अपने ड्रीम लक्ष्य तक पहुंच सके? सेमिनार में एक बात उभर के आई, 3P की बात हुई, पर्पस, परसिवरेंस एंड प्रैक्टिस। पर्पस रखे कि क्यों तैयारी करना है, वो क्लियर होगा तो परसिवरेंस आएगी। परसिवरेंस मतलब फेलियर हो, अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, मेहनत करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, तो मेहनत तो हुई। ओवरऑल 3P बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। ये थे जैन साहब। और भी लोगों से हम बात करेंगे कैसे जो बच्चे हैं वो तैयारी करें। कहीं ना कहीं आज जो आईएएस और आईपीएस की लॉबी यहाँ पे बैठी हुई थी, बच्चों को बहुत सारे आइडियाज मिले और बच्चे कैसे तैयारी करें, तमाम विषयों पर हम और भी लोगों गाइडलाइन इस सेमिनार के माध्यम से बताया जाए। उमेश गुप्ता साहब हमारे साथ हैं जो आईपीएस है और दुर्ग जिले में भी अपनी सर्विस दे रहे। सर, बच्चे बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछे, आपने बहुत सारी बातें बताया, हम भी सुन रहे थे। तो एक बेसिक बच्चा जो 12th करता है और ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन करता है, उसको अगर वो तैयारी करना चाहे तो क्या क्या स्टेप वाइज वो तैयारी करे जिससे उसका सिलेक्शन यूपीएससी में हो? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एक बच्चा जो 12th क्लास में है तो उसको तो सबसे पहले फोकस करना चाहिए प्रेजेंट में क्या है उसके हाथ में। देखिए, डेफिनेटली अगर आप 12th के एग्जाम में, ग्रेजुएशन में अच्छा करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समाज आपको अप्रिशिएट करता है और एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से आपके अंदर ये खुद का एहसास होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अभी आप जो प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट परसेंटेज जो मार्क्स होते हैं 12th के 10th के उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन वो आपके कॉन्फिडेंस को और आपको खुद को काबिल समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला चीज़ तो उसको प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में तैयारी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली पढ़ाई पे जंप करने से पहले आपको उसकी रिक्वायरमेंट को समझनी चाहिए कि ज़रूरत किस चीज़ की है। आप फिर अपने एटीट्यूड को उस डायरेक्शन में मोल्ड करने की कोशिश करें। जैसे समाज में जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आती हैं उनको वीडियोस देखने स्टार्ट करने चाहिए। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं इस तैयारी को लेके, या फिर जो टॉपर्स होते हैं उनके वीडियोस, उनसे ऐसे स्टार्ट करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तब फिर एक फ्रेम ऑफ माइंड बना के फिर सिलेबस को देख के तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। यूपीएससी का जो एग्जाम है, ऐसा हम लोग भी मानते हैं कि बहुत टफ एग्जाम है। बहुत सारे लोग बताते हैं बहुत ही टफ एग्जाम है। देश भर में जितनी भी एग्जाम होती है उसमें सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी का। अमूमन 1000 लोग एक साल में सेलेक्ट होते हैं और लाख लोग बैठते हैं। अब शहर के लोग तो बैठते ही रहते हैं, अब गांव के लोग भी तैयारी कर रहे हैं और आ रहे हैं दिन ब दिन। तो गांव के लोग आर्थिक रूप से स्ट्रांग तो होते हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं होते कि तैयारी कैसे करें। अगर कोई स्टूडेंट गांव का है, वो तैयारी करना चाह रहा हो यूपीएससी का आफ्टर ग्रेजुएशन या बिफोर ग्रेजुएशन, तो उनके लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो देखिए, आज के डेट में ये इन्फॉर्मेशन का युग है, मतलब डिजिटल वर्ल्ड है। इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो है। आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन को ढूंढ के निकालना और उसको समझने की ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, इज कम्पेयर टू कि आपके पास इन्फॉर्मेशन। एक समय था जब हमारे पास सिर्फ हम टीवी या रेडियो पे ही सुन पाते थे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। आज इंटरनेट का ज़माना है, आपके मोबाइल फ़ोन में सारी चीज़ अवेलेबल है। तो किसी गांव के बच्चे को सबसे पहले तो ये चाहिए कि जैसे मैंने बताया, उसके माइंड में एक इंक्वायरिंग कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए कि मुझे जो करना है उसके बारे में जानो। क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ को जान नहीं लेते उसके बारे में सही डिसीजन नहीं ले सकते। आप अगर डिसीजंस लेते हैं और आपको फैक्ट्स पता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ये काम करना है और क्या उस काम को करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, वो आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है। तो गूगल में, आप यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में अननेसेसरी रील्स देख के समय बर्बाद करने से बेहतर है गूगल पे सर्च करें जो आप करना चाहते हैं। जैसे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, करियर में कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें। उसके बाद देखें कि उसकी डिमांड क्या है। जैसे यूपीएससी के लिए लोग दिल्ली जाके प्रिपेयर करते हैं, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं, कोचिंग वगैरह।
तो उनके बारे में पता करें कहाँ पे। अब रही बात फाइनेंसेस की, अगर गांव में होता है कि लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होते हैं तब भी उतना खर्च नहीं करना चाहते हैं इन सब एग्जाम्स के लिए, उनको लगता है कि पैसे बर्बाद होंगे, समय ज्यादा लगता है। तो उस समय पे ये सोचें, अब देखिए आपको अपने पास जितने रिसोर्सेस हैं, हमारे पास जो जो हथियार है उसी से लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान तैयार करना पड़ेगा। अब आपकी खुद की मेहनत है, कई बार गांव में पढ़ा हुआ बच्चा भी आईएएस बन जाता है, कई बार एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी 10th और 12th में फेल हो जाता है। तो दोष उस स्कूल या स्कूल का नहीं है, वो अप्रोच करने वाले इंसान का है। तो आपको उस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना के स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ बच्चे सवाल भी पूछ रहे हैं कि कैसे तैयारी की जाए, न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, मैगजीन पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स पढ़ा जाए। तो आपने अपनी जब तैयारी शुरू की तो आप अपनी जर्नी बताएं, ताकि आपकी जर्नी देख करके लोग समझेंगे और उस चीजों को हो सकता है फॉलो भी करें, और कुछ अगर चेंजेस करना चाहे तो यूट्यूब, गूगल सब चीज अवेलेबल है। जी, मैंने जब स्टार्ट किया था, हालांकि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही थी, और मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस समय इतना ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे। तो मैं दिल्ली चला गया था और वहाँ पे मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था। हालांकि कोचिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैंने खुद से ही प्रिपरेशन की। बट एक अगर आप सक्षम हैं और कहीं ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ सकते हैं जहाँ पे और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जो एक पीयर ग्रुप बनता है बाकी बच्चों के साथ जब आप तैयारी करते हैं, तो वो काफ़ी फायदेमंद रहता है, क्योंकि आपको अलग अलग आयाम जानने को मिलते हैं। हो सकता है कि एक मैं खुद से कुछ चीज़ें नहीं सोच पा रहा हूँ, वो जो मेरा अगला साथी है जो कि साथ में पढ़ाई कर रहा है, वो उन चीज़ों के बारे में शेयर कर सकता है, हमें इन्फॉर्मेशन बता सकता है। इसलिए एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी बनता है। तो हो सके तो आप 5-6 लोगों का ऐसा ग्रुप बनाएं, वो आप घर पे भी बना सकते हैं, अपने आसपास किसी शहर में बना सकते हैं, या फिर दिल्ली में जाके बना सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी के अलावा और कौन सी स्टडी? जी, मोस्टली तो पहले तो सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ग्रुप स्टडी होता है, सेल्फ स्टडी में जो कमियां रह गई ना उनको भरने के लिए होती है ग्रुप स्टडी मेनली। उसके अलावा और कोई स्टडी मुझे नहीं लगता इसमें चाहिए, सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट है। डिजिटल युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी काफी फास्ट ग्रोथ कर रहा है, तो उससे बच्चे बिगड़ भी रहे हैं और बन भी रहे हैं। तो उससे बचने के लिए बच्चों को क्या मैसेज है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जरूरत किस चीज़ की है और करना क्या है। जब मैंने अपने स्पीच में भी बोला था कि जिस मोमेंट पे अगर आपको कंटिन्यूअस आपके माइंड में ये चीज़ है कि मुझे करना क्या है, और उसकी डिजायर इतनी स्ट्रांग है, तो आपका ध्यान दूसरी तरफ तो जाएगा लेकिन वो वहाँ टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका फोकस कहीं और रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंटिन्यूअसली पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं। वो क्यों जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो बच्चे एक बार फेल हो चुके, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? जी, देखिए, फेल्योर हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है, राइट। तो फेल्योर से कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो इंसान फेल होके फिर सक्सेसफुल होता है ना, वो कहीं ज़्यादा मेच्योर्ड, वेल मैनर्ड और एक बेहतर इंसान के रूप में निखरता है, क्योंकि उसको अपनी गलतियां पता होती हैं। और जिस इंसान को अपनी गलतियां पता होती हैं, वो हर मायने में एक बेहतर इंसान बन के निकलता है। फेल्योर या सक्सेस आपके मेहनत के अलावा और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लक होता है, उस दिन पर्टिकुलर दिन आप परफॉर्म कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप सीखते हैं इस प्रोसेस में, वो आपको लाइफ टाइम काम आता है। आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार होते हैं। तो फेलियर से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि ईच टाइम यू फेल, हर बार जब आप फेल होते हैं ना, तो सफलता के बहुत करीब होते हैं। मतलब हर बार जितनी बार आप फेल हो रहे हैं ना, सफलता आपसे कुछ कदम ही दूर होती है, क्योंकि आपको नए सिरे से जो पहले चीजें कर रखी हैं उनके ऊपर ही बिल्डअप करना होता है। कहीं ना कहीं एक बेहतर स्टेज में आप आ जाते हैं। तो फेलियर को कभी भी सेटबैक की तरह नहीं लेना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए। जो गलतियां की उनको सुधार करनी चाहिए और फिर प्रयास करना चाहिए। बच्चे बहुत सारे आप लोगों की स्पीच को सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, तो समझने के दौरान कई क्वेश्चंस भी उन्होंने आप लोगों से पूछा है और क्वेश्चंस के दौरान आपने जवाब भी दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बेसिक फार्मूला यूपीएससी क्रैक करने का क्या है? मैं ये बोलूँगी, जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में भी बताया, प्रैक्टिस और रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिक भी है और ये एडवांस भी है, इसी में ही सब कुछ होता है। प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कई बार फेल हो जाते हैं, फिर भी क्रैक नहीं कर पाते, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लेते हैं। तो जो फेल हो गए उनके लिए क्या मैसेज, और जो पास हो गए तो खैर वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं। जो फेल हो गए उनको हार नहीं माननी है, क्योंकि कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हिम्मत करते आगे बढ़ना है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी ही। मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे चैनल पर, ताकि बच्चे जो देख रहे हैं वो जान सके कि आपने कैसे तैयारी की और
क्या स्टेप लिया जो आप एक आईएएस के पद पर पदस्थ हैं? मेरा नाम अंशिका जैन है और मेरी 306 रैंक आई थी। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेरा ऑप्शनल था। तो सबसे ज़्यादा जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ, मेरी स्ट्रैटेजी तीनों स्टेज पे सबसे ज़्यादा रही कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाए। मैंने प्रीलिम्स की भी बहुत पेपर्स लगाए और मेंस के भी, तो मुझे लगता है वही मेरा एक बेस रहा था स्ट्रैटेजी का। तो आपने फाइनली आपने यूपीएससी क्रैक किया, तो जब यूपीएससी आपने क्रैक किया और रिजल्ट जब अनाउंस हुआ, उस पल को स्टूडेंट जानना चाह रहे वो कैसा पल होता है? मुझे लगता है उस पल को तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक सपना देखते हैं, उस सपने के लिए मेहनत करते हैं और फिर आप उसको हासिल कर लेते हैं, तो उसको तो शायद कोई बता ही नहीं सकता। वो खुशी, वो आंसू जो होते हैं, वो बिल्कुल मैं क्या बोलूंगी, बिल्कुल डिफाइन नहीं किए जा सकते। कोई शब्द नहीं है उसके लिए। बच्चों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपना ड्रॉप भी ले चुके हैं, वो कैसे तैयारी करें ताकि यूपीएससी का अगर सपना है उनको तो वो यूपीएससी अचीव कर सके? जी, मेरा मानना है कि तैयारी जॉब के साथ भी की जा सकती है। ज़रूरत क्या है कि आप कंसिस्टेंसी से करें। आप रोज एक निश्चित समय निकालें अपने उसमें और रोज उस पर आगे बढ़ते चलें, क्योंकि रोज पढ़ाई करने से ज़रूरी नहीं है कि आपको 12 घंटे जॉब छोड़ के पढ़ने की ज़रूरत है। आप 4-4 घंटे पढ़ें, लेकिन इस तरीके से पढ़ें और रोज पढ़ें, तो उसमें भी कर सकते हैं। नोट्स और न्यूज़पेपर और मैगजीन की भी बात होती है, यूपीएससी की तैयारी जो छात्र करते हैं, तो किस प्रकार का नोट्स होना चाहिए और कौन सा न्यूज़पेपर जो उनको मतलब करंट अफेयर हो या और भी चीजें हैं जो वर्ल्ड लेवल की, उन तक वो इजीली मतलब पहुंच सके? देखिए, न्यूज़पेपर तो काफ़ी रहते हैं, लेकिन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा वो होता है, और नोट्स सब अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार बुक्स रीड करके नोट्स बनाए जाएंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपके नोट्स में आएंगी, और ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ जो बुक्स में आपके लिए आप उसे नोट्स में उतार लें। तो मेरे को लगता है कि रीडिंग ज़्यादा करिए, ताकि फिर नोट्स अच्छे से बन। सबसे पहले सर आप अपना परिचय थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। जी, मेरा नाम अभिषेक चतुर्वेदी है। मेरा जन्म, पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई बिलासपुर ज़िले में हुई है। मेरे फादर बिलासपुर में रेलवे में काम करते हैं। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवियर्स में, फिर डीपीएस बिलासपुर में की थी। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने चेन्नई चला गया एसआरएम यूनिवर्सिटी में, और इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद से मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, और ये मेरा चौथा प्रयास था जिसमें मुझे सफलता मिली है। इंजीनियरिंग से यूपीएससी, मतलब ये थोड़ा सा दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर इंजीनियरिंग ही करना था तो फिर यूपीएससी क्यों, और यूपीएससी करना था तो इंजीनियरिंग क्यों? जी, जब मैं 12th में था तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ, तो इंजीनियरिंग वैसे ही कर ली। आजकल वही ट्रेंड, आजकल नहीं है, हमारे समय में ट्रेंड था कि बच्चे पहले इंजीनियरिंग करते थे फिर सोचते क्या करना है, तो मैं भी उसी का शिकार हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स था। मुझे जॉब लेकिन आईटी स्पेसिफिक कंपनीज में मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि वो जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा नहीं। मतलब आप समझिए, अगर आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की और आपको मैं बावर्ची बना दूँ तो आप बोलेंगे कि ये क्या, तो उल्टा ही काम हो गया। मुझे भी लग रहा था कि शायद इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें थोड़ा संतुष्टि मिले मन को। तो लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना पसंद था, लोगों की मदद करना पसंद था। सिविल सर्विस में ये मौका मिलता है करने का। अच्छी खासी सैलरी भी तो मिलती है वहाँ पे? जी, सैलरी तो देखिए, पैसा एक लिमिट तक मतलब अच्छा होता है, उसके बाद वो टेंशन बन जाता है। तो पैसा इतना होना चाहिए कि आप अपने शौक पूरे कर सकें। वो इंजीनियरिंग की नौकरी में भी हो जाता, सिविल सेवा में भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पैसा बड़ा मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन हमेशा मतलब रात में जब आप काम करके घर आ रहे हैं तो चैन की नींद आनी सुकून, सुकून चाहिए। ये बताइए, आज आप लोग बच्चे से इंटरेक्ट हुए, रूबरू हुए, जी। तो क्या कुछ सवाल थे बच्चों के और आप लोगों ने उनके सवालों किस रूप से आप लोगों ने जवाब दिया? क्योंकि ये भी बच्चे तैयारी करें यूपीएससी के, और एक ड्रीम होता है जब आप लोग को देखते थे कि यार हम भी उस जगह रहें। जी, वही आज अच्छा लग रहा था कि स्टेज के इस तरफ बैठा हूँ, नहीं तो मैं भी उस तरफ बैठ के सवाल पूछता था ऐसे ही टॉपर से। तो अच्छा लगा, लेकिन हाँ, बच्चों में उत्साह देख के भी काफ़ी अच्छा लगा, और बच्चों के सवाल भी बड़े अच्छे थे। बच्चों ने एग्ज़ाम के बारे में पहले से थोड़ी सी पढ़ाई तैयारी करके बच्चे यहाँ आए थे आज। तो सबको पता था ना? सबको पता था, और काफ़ी अच्छा लगा, और यही एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों में। और आगे मुझे लग रहा है कि मतलब हमारे स्टेट से और भी बच्चे सिलेक्ट होंगे आने वाले सालों में। पिछले 2-3 सालों से हमारे स्टेट का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, मैं चाहूँगा कि और भी बच्चे सिलेक्ट होके आएँ। हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते थे
स्टेट सर्विसेज में तो लोग आते थे, पर सिविल सर्विसेज में बहुत कम आते। पिछले 4-5 सालों में ट्रेंड बढ़ा है, क्योंकि यूपी और बिहार में हम लोग अमूमन देखते थे, आप तो महसूस भी कर रहे होंगे। तो ये बताइए, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उनको कैसे तैयारी करें ताकि वो भी यूपीएससी क्रैक करें और आईएएस और आईपीएस बन सके? जी, तैयारी करने का देखिए कोई एक तय रास्ता नहीं है, सब अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। पर एक बेसिक फ्रेमवर्क जो मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़े पिछले साल के सवालों को अच्छे से एनालाइज करें, पिछले 20-25 साल के सवालों को। सिलेबस का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। स्टैंडर्ड किताबें जो कि आपको आजकल हर जगह मिल जाएगी, टॉपर टॉक में, यूट्यूब वीडियो में, उन किताबों को आप लीजिए और उनको बार बार पढ़िए। एक किताब को 100 बार पढ़ना बेहतर है, तो आप वही करिए। आप एक किताब को उठाइए और जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, जब तक आपके दिमाग में, मेमोरी में वो रिटेन ना हो जाए। मतलब मैं पर्सनली 5 से 6 बार रिवीजन कर चुका था हर बुक्स का। तो ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखिए। ये सब जब हो जाएगा तब आप लिखने की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। मूल मंत्र यही है, सब लोग यही करते हैं। उसके ऊपर में रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि यूपीएससी एक जागरूक नागरिक को खोज रही है। तो आपको जागरूक नागरिक बनने के लिए न्यूज़पेपर बहुत मदद करता है। तो आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। तमाम आईपीएस और आईएएस बैठे हुए थे और बच्चे भी बेबाकी से सवाल पूछ रहे थे, और उन सवालों को उतने ही बेबाकी से तमाम जो आईएएस और आईपीएस थे जवाब दे रहे थे, जिससे वो बच्चे आने वाले समय में यूपीएससी की तैयारी करके यूपीएससी की क्रैक करे और आईएएस और आईपीएस बनने का सपना पूरा कर सके। दुर्ग के बीआईटी से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।